हेलो स्टूडेंट। साइंस सेकंड का 8वां चैप्टर है कोशिका विभाजन एवं जैव प्रौद्योगिकी। पिछली कक्षाओं में आप लोग ने पढ़ा होगा कोशिका किसे कहते हैं, ऊतक ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक का कार्य क्या है और ऊतक के बारे में जानकारी भी आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा। 9th में आपने ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया भी पढ़ा है। बहुत सारी चीज़ें आपने अध्ययन किया है। कोशिका क्या होती है? कोशिका द्वारा ही सजीव का शरीर बनता है और सजीव को जितने भी कार्य होते हैं वो कोशिका में के कारण ही कोशिका में ही होते हैं। इसलिए सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? शरीर में एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कई कोशिकाएं एक साथ समूह में, एक समान रचना वाली कोशिकाएं एक समूह में आती हैं तो एक विशिष्ट कार्य करने लगती हैं। तो कोशिकाओं के उस समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। यानी शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्रित हुए समान रचना वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। प्रत्येक ऊतक, हर ऊतक कुछ न कुछ एक विशिष्ट कार्य करता है। उदाहरण के लिए मांसपेशी ऊतक में आकुंचन की क्षमता और प्रसरण क्षमता पाई जाती है। रक्त रक्त ऊतक एक ऊतक है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों का संवहन किया जाता है। तो हर ऊतक अलग अलग तरह का कार्य करता है। उत्की संवर्धन, पिछली कक्षा में आपने उत्की संवर्धन पढ़ा कि ऊतक का कैसे संवर्धन किया जाता है, कैसे ऊतक में परिवर्तन करके नए ऊतकों का निर्माण किया जाता है। यह आप लोगों ने पढ़ा। उत्की संवर्धन की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे है प्राथमिक संसार है, प्रजनन है, विभाजन है, मूलारंभ है, प्राथमिक दृढ़ीभवन है, द्वितीयक दृढ़ीभवन है। बहुत से उत्की संवर्धन की प्रक्रिया है। जैसे एक आकृति आपके बुक में दी है, देखो ये स्रोत वनस्पति है। इस स्रोत वनस्पति का जो कंद लिया जाता है उससे प्रजनन की क्रिया कराई जाती है। यह कंद है। इस कंद द्वारा प्राथमिक संस्कार होता है। प्राथमिक संस्कार की वजह से प्रजनन की क्रिया होती है, यानी विभाजन की क्रिया होती है। कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो तना और इस वनस्पति में तना और मूल यानी जड़ का प्रारंभ होता है। तना और मूलारंभ शुरू होता है। जब तना और मूल जब उत्पन्न हो जाते हैं तो उन कोशिकाओं का दृढ़ीभवन होता है, जिसको प्राथमिक दृढ़ीभवन कहते हैं। फिर और उन कोशिकाओं के बढ़ने के बाद और कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो कुछ अंगों का निर्माण होता है जिसको फिर उनका विकास होता है, उसको द्वितीयक दृढ़ीभवन कहते हैं। इसके बाद तो वनस्पति का क्या होता है? विकास होता है। तो इस तरह आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। पिछली कक्षाओं में आपने कोशिका की कई प्रकार भी पढ़े हैं। वनस्पति कोशिका कैसे होती है, प्राणी कोशिका कैसे होती है, कोशिका की रचना भी पढ़ा है। और कोशिका में बहुत सारे अंगक भी पाए जाते हैं, जैसे केंद्रक है, तंतु कणिका है, गाल्गी काय है, लवण काय है, रिक्तिका है, हरित लवक है। यानी बहुत सारे अंगक इस तरह कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फिर कोशिकाओं द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है कि नहीं? इस तरह ये सब पढ़ा है। तो जिस विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान या जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव शास्त्र की एक शाखा है। कोशिका विज्ञान में कोशिकाओं की रचना, कोशिकाओं के अंगकों के साथ साथ कोशिका से जुड़े बहुत सारे अन्य मुद्दों पर भी अध्ययन किया जाता है। कोशिका विभाजन का भी अध्ययन किया जाता है और बहुत सारे मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन करने के बाद कोशिका विज्ञान में प्रकृति के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। भारत में कोशिका विज्ञान की संस्था भी स्थापित, कोशिका संशोधन की संस्था भी स्थापित की गई है, जिसमें कोशिकाओं के बारे में खोज की जाती है। कहाँ पर? भारत में पुणे और बेंगलुरु में खास कोशिका संशोधन संस्था की स्थापना की गई है। पुणे में जो है उसका नाम है राष्ट्रीय कोशिका संशोधन संस्थान। बेंगलुरु में जो है वो इन स्टेम, यह संस्थाएं
कोशिका विज्ञान में, कोशिका के कार्य में, कोशिका के बारे में खोज करने में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। तो आपकी बुक में उसका वेबसाइट भी दिया हुआ है, दोनों की वेबसाइट पर जाकर आप दोनों संस्थाओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब कोशिकाएं कई तरह की होती हैं, प्राणी की अलग, वनस्पति की अलग, लेकिन उसमें भी और भी कई तरह की कोशिकाएं हैं जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो पहली कोशिका होती है मूल कोशिका। अब मूल कोशिकाएं, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेम सेल। मूल कोशिकाएं क्या होती है? बहुकोषी सजीव के शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है। बहुकोषी सजीव में जो अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, सभी प्रकार की कोशिकाओं का जन्म मूल कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उन सभी कोशिकाओं का निर्माण मूल कोशिका के द्वारा ही होता है। मूल कोशिका का उपयोग करके ही आपके जो जख्म है, घाव लग जाता है, वो ठीक होता है। तो मूल कोशिकाओं का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में हम प्राणियों, विशेष करके मनुष्य के शरीर में मूल कोशिका का अध्ययन करेंगे कि मनुष्य के शरीर में मूल कोशिका क्या होती है और कहाँ पाई जाती है। आप जानते हो, जब लैंगिक प्रजनन होता है मनुष्य में, तो स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक का संयोग होता है, तो फलन की क्रिया होती है। फलन की क्रिया के पश्चात युग्माणु बनता है। उस युग्माणु द्वारा भ्रूण बनता है, जिसे आगे चलकर सजीव का निर्माण होता है। आगे जब वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था रहती है, जब युग्माणु द्वारा सजीव का निर्माण होता है, तो वृद्धि के प्रारंभिक समय में सजीव कोशिका का एक गोला बनता है। उसमें सभी कोशिकाएं लगभग एक ही जैसी होती हैं। इन कोशिकाओं को मूल कोशिका कहते हैं। जब स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक का फलन होकर युग्माणु बनता है, युग्माणु से जब भ्रूण बनता है, तो उसमें वृद्धि की क्रिया जब चालू होती है, तो सभी एक प्रकार की कोशिकाएं, जितनी कोशिकाएं पाई जाती है उसमें सभी एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उन कोशिकाओं का एक गोला बनता है, जिनको हम क्या कहते हैं? मूल कोशिकाएं कहते हैं। यही मूल कोशिकाएं आगे चलकर अलग अलग ऊतकों का निर्माण करती हैं और अलग अलग कार्य करने लगती है। शरीर के किसी भी कोशिका का निर्माण इन्हीं मूल कोशिकाओं द्वारा होता है। तो मूल कोशिकाएं धीरे धीरे जब वृद्धि की क्रिया चालू होती, तो मूल कोशिकाओं द्वारा ऊतक का निर्माण होता है, जो अनेक तरह का कार्य करता है। कुछ अन्य कोशिकाओं में निर्मित होती है, जो अन्य तरह का कार्य करने लगती है। इस तरह मूल कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं में क्या होती है? परिवर्तित होती है। इसी को कहा जाता है मूल कोशिका का विभेदन। एक बार ऊतक बन जाने के बाद उसमें स्थित कोशिकाएं जो है वो दूसरी कोशिका में बदल जाती है, तो उसी के समान नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, दूसरी कोशिका का निर्माण नहीं कर सकती। एक बार मूल कोशिका से जब ऊतक बन गया, तो ऊतक में उस कोशिका द्वारा उसी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, फिर नहीं उससे दूसरी कोशिका का निर्माण नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब, जब एक बार मूल कोशिका का विभेदन हो गया, तो वह दूसरी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, फिर उससे उसी तरह की कोशिका का निर्माण हो सकता है, दूसरी तरह की कोशिका का निर्माण नहीं हो सकता। शरीर के प्रत्येक भाग में यही स्थिति पाई जाती है कि जब वृद्धि और विभेदन की क्रिया होती है, तो मूल कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। यानी फिर आपके शरीर में मूल कोशिका नहीं रहती। लेकिन शरीर के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर मूल कोशिकाएं जो है अधिक समय तक स्थित रहती है। माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है, तो माता के गर्भ में माता के शरीर से एक नाल द्वारा जुड़ा होता है। उस नाल में मूल कोशिकाएं होती हैं। जब भ्रूण माता के गर्भ में जब भ्रूण बनता है, तो भ्रूण के चारों तरफ एक गोला बनता है, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं कोरक पुटी। तो उस कोरक पुटी के अंदर जो है मूल कोशिकाएं होती है। और
जब शरीर की पूर्ण वृद्धि हो जाती है तो सजीवों की जो रक्त अस्थि मज्जा है, रेड बोन मैरो है, पूर्ण वृद्धि हुए सजीवों के रक्त अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, वसी संयोजी ऊतक और रक्त में मूल कोशिकाएं, रक्त कोशिका में भी मूल कोशिकाएं होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मूल कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन शरीर के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर मूल कोशिकाएं अधिक समय तक रहती है। जैसे जब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जब भ्रूण का विकास होता है तो उसके अंदर 9 महीने तक नाल के अंदर जो नाल काटा जाता है वस्तु का, उस नाल के अंदर भी मूल कोशिकाएं होती है, भ्रूण के अंदर भी मूल कोशिकाएं होती है। और जो पूर्ण वृद्धि हुआ सजीव रहता है उसके जो रक्त अस्थि मज्जा है, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेड बोन मैरो, उसके अंदर भी मूल कोशिकाएं होती हैं। और वसी ऊतकों के अंदर जो एडिपोज टिश्यू है शरीर में, वसी संयोजी ऊतक और रक्त की जो कुछ कोशिकाएं हैं उसमें मूल कोशिकाएं होती हैं। इन मूल कोशिकाओं का उपयोग से विभिन्न ऊतकों का निर्माण और अंग में किसी अंग के किसी भाग के नष्ट हुए भाग को पुनः निर्माण करना क्या होता है, शरीर में संभव होता है। यह जो मूल कोशिकाएं होती है, अस्थि मज्जा में जो मूल कोशिकाएं होती है, वसी ऊतक जो होते हैं, रक्त में जो मूल कोशिकाएं होती है, इनका उपयोग करके दूसरे ऊतकों का निर्माण किया जा सकता है। और अंग में जो ह्रास यानी जो कुछ कट जाता है, जख्म हो जाता है, उसको पुनः भरने के लिए इन मूल कोशिकाओं का उपयोग हो सकता है। जिस तरह वनस्पति में कलम लगाई जाती है, इसी तरह अगर इन मूल कोशिकाओं का से अंग प्रत्यारोपण का काम संभव हो सकता है अगर विज्ञान इसमें प्रगति करे तो आपके बुक में हेडिंग दिया मूल कोशिकाओं का जतन। अगर मूल कोशिकाओं का जतन करने के लिए नाल में जो रक्त स्थित रक्त है, रक्त अस्थि मज्जा है, भ्रूण कोरक पुटी है, अगर इन कोशिकाओं के इन भागों में स्थित कोशिकाओं के नमूनों को जंतु रहित करके उसको छोटी छोटी कुपियों में रखा जाता है ताकि इनसे हम मूल कोशिकाओं को निर्माण कर सकते हैं। ये कुपियां -135 डिग्री से -190 डिग्री तापमान पर द्रव नाइट्रोजन में रखी जाती है, तो 21 दिनों तक इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं, उनसे नया प्रजनन करा सकते हैं, नए अंग का निर्माण कराया जा सकता है। मूल कोशिका में आजकल संशोधन चल रहा है। जब मूल कोशिका का संशोधन बड़े पैमाने पर चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। क्लोनिंग मूल कोशिका संशोधन का एक परिणाम है। क्लोनिंग के बाद जैव प्रौद्योगिकी की अगली क्रांतिकारी घटना अर्थात मूल कोशिका का संशोधन है। तो मूल कोशिका में अगर संशोधन किया जा सकता है तो चिकित्सा विज्ञान में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। यानी अगर मूल कोशिका का निर्माण कराया जा सकता है तो रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि कराई जा सकती है, यानी जो है मेडिकल साइंस में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। तो मूल कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? अगर स्रोत के आधार पर देखा जाए तो मूल कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। मूल कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, भ्रूणीय मूल कोशिका और वयस्क मूल कोशिका। मूल कोशिकाएं 2 तरह की होती है, भ्रूणीय मूल कोशिका यानी जो भ्रूण में पाई जाती है, और दूसरे जो वयस्क जिसका मतलब जिसके शरीर का निर्माण हो चुका है, वृद्धि हो चुकी है, उसके अंदर जो पाई जाने वाली मूल कोशिका। इस तरह 2 तरह की मूल कोशिका होती है, भ्रूणीय मूल कोशिका और वयस्क मूल कोशिका। अब आता है भ्रूणीय मूल कोशिका। अभी आपने देखा कि स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक का संयोग होता है तो फलन की क्रिया होती है, तो फलन के कारण क्या बनता है? युग्माणु बनता है। युग्माणु बनने के बाद उसका रूपांतरण किसमें होता है? भ्रूण में होता है। इस भ्रूण कोशिका का फिर बाद में पुनः विभाजन और विभेदन होता है, तो नए नए कोशिकाओं का निर्माण होकर नए नए अंगों का ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंगों का निर्माण होता है। जब गर्भ धारणा होती है यानी मां के गर्भ में जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो कहते हैं गर्भ धारणा होगी। तो गर्भ धारणा के
होने के 14 दिन के बाद कोशिका विभेदन की क्रिया चालू होती है। जब गर्भधारणा यानी भ्रूण का निर्माण होने के बाद 14 दिन के बाद कोशिका विशेषीकरण की क्रिया शुरुआत होती है, कोशिका के विभेदन की क्रिया शुरुआत होती है। कोशिकाएं एक ही तरह की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाने लगती है, ऊतक से अंग बनने लगते हैं, तो यह कोशिका विशेषण की क्रिया चालू हो जाती है 14 दिन के बाद। इस कोशिका विशेषण की वजह से अस्थि कोशिका, यकृत कोशिका, चेता कोशिका और विभिन्न अंगों की कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यह विभेदन के पहले जो भ्रूण में जो कोशिका रहती है उनको ही क्या कहते हैं, मूल कोशिकाएं कहते हैं। मानव के शरीर में स्थित मानव के शरीर में स्थित 220 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो एक ही प्रकार की कोशिका अर्थात भ्रूण की मूल कोशिका से जन्म लेती है। यानी मूल कोशिका यह अविभेदित प्राथमिक स्वरूप है, स्वयं की पुनरावृत्ति करने की क्षमता रखने वाली कोशिका है, जिससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो मूल कोशिका जो अविभेदित रहती है वह स्वयं की पूर्णता, उसमें स्वयं की पुनरावृत्ति करने की क्षमता रहती है, तो जिसके कारण ही वह नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसलिए मूल कोशिकाओं के इस गुणधर्म को बहुविधा कहते हैं। तो यह जो मूल कोशिका का विभेदन होता है 14 दिन के बाद शुरू होता है। तो अगर 14वें दिन के से पहले 5वें से 7वें दिन तक अगर मूल कोशिकाओं को निकाल कर उन्हें प्रयोगशाला में बढ़ाया कर उसमें विशिष्ट जैव रासायनिक संकेत दिए जाए, तो उस संकेत के अनुसार उनका रूपांतरण होता है, तो जिससे हम इच्छित कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। इनसे नए ऊतकों का निर्माण किया जा सकता है। फिर आता है अब आता है वयस्क या प्रौढ़ मूल कोशिका। वयस्क व्यक्ति शरीर से मूल कोशिकाएं प्राप्त हो जाती है। मैंने बताया जब वयस्क हो जाता है तो कहाँ कहाँ पर मूल कोशिका पाई जाती है, अस्थि मज्जा, अंडीपोज ऊतक यानी वसी ऊतक और रक्त की बहुत सारी कोशिकाओं में जो होता है मूल कोशिका पाई जाती है। यह वयस्क मूल कोशिका कही जाती है। विकास होने के बाद जो रक्त अस्थि मज्जा है, रेड बोन मैरो है, उसमें मूल कोशिकाएं पाई जाती हैं। वसी ऊतकों में मूल कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्त की कोशिकाओं में मूल ऊतक कोशिकाएं पाई जाती है, तो इनको वयस्क मूल कोशिका कहते हैं। मूल कोशिका का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? मूल कोशिका का उपयोग पुनर्जीवन उपचार में हो जाता है, जैसे सेल थेरेपी है। सेल थेरेपी में मधुमेह में जो अंग खराब हो जाते हैं उसको बनाने में, हृदय का झटका है, अल्जाइमर रोग है, पार्किंसन रोग है, इन रोग में जो निष्क्रिय हुए ऊतक है उसको बदलने के लिए मूल कोशिका का उपयोग किया जा सकता है। एनीमिया है, ल्यूकेमिया है, थैलेसीमिया, इन रोगों में लगने वाली जो रक्त कोशिकाएं ठीक करने के लिए जो रक्त कोशिकाएं होती है उसको बनाने के लिए भी मूल कोशिका का उपयोग किया जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण में भी, जैसे यकृत है, किडनी है, जैसे अंग जब निष्क्रिय हो जाते हैं तो मूल कोशिकाओं के उपयोग से उन अंगों को बनाकर उनका प्रत्यारोपण किया जा सकता है। जब मूल कोशिकाओं का उपयोग इस तरह हो सकता है तो अंग प्रत्यारोपण हो सकता है। मनुष्य के शरीर में बढ़ती आयु के कारण या कुछ दुर्घटना होने के कारण या किसी रोग के कारण कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो कुछ अंग उसके क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं या उनके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे व्यक्ति में ऐसे समय ऐसी इस परिस्थिति के कारण उस व्यक्ति का जीवन असह्य हो जाता है। अगर इस परिस्थिति में आवश्यक अंग का निर्माण कर दिया जाए तो उसका जीवन क्या हो सकता है, सुबह हो सकता है। लेकिन अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगदाता उपलब्ध होना चाहिए। जैसे हर व्यक्ति के शरीर में एक जोड़ी किडनी होती है, अगर एक किडनी की सहायता से उसके शरीर में उत्सर्जन हो सकता है तो दूसरी किडनी वह दान कर सकता है। अंग प्रत्यारोपण करते समय दाता और जरूरतमंद इनके रक्त समूह, इनके रोग, इनकी आयु आदि के लक्षणों की ध्यान रखना पड़ता है। अन्य अंग
किडनी दान कर सकता है जीवित रहते, लेकिन अन्य अंग जो है बिना जीवित रहते दान नहीं किया जा सकता। हृदय है, यकृत है, नेत्र है, इन अंगों का दान मरणोपरांत ही किया जा सकता है। अब हमारे देश में क्या होता है, परंपरा के अनुसार क्या होता है, मृत्यु के पश्चात क्या करते हैं, उसके पार्थिव शरीर को लोग उसका क्या करते हैं, अंत्य विधि कर देते हैं। लेकिन विज्ञान की प्रगति में ऐसा पता चला है कि मृत होने के बाद भी शरीर के कई अंग जो है कुछ समय तक क्रियाशील होते हैं। ऐसे अंगों को अगर जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सके, जिसके अंग खराब हो सकते हैं, तो उस व्यक्ति का जीवन क्या हो सकता है, सुबह हो सकता है। तो इस उद्देश्य से अंगदान की संकल्पना क्या हुई, विकसित हुई। आजकल अंगदान के बारे में, देह दान के बारे में लोगों में जागरूकता आ रही है। अंगदान और देह दान के कारण अनेक लोगों के प्राण बचाने में मदद हुई, अंधों को दृष्टि प्राप्त हुई है, बहुत लोगों को यकृत, किडनी और त्वचा जन्य अनेक अंगों का दान करके जरूरतमंद व्यक्ति को सुबह अच्छा किया जा सकता है। ओके, इसलिए देह दान करना बहुत जरूरी है। मरने के पास अपनी देह को दान करना चाहिए, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन सुहाय बन सकता है, सरल बन सकता है।